नमस्ते। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन नंबर 9 राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का 2001 का, जो कि हम सीरीज़ चला रहे हैं पूरी। सेक्शन नंबर 9 बेसिकली बात करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट। एविक्शन का मतलब होता है बेदखल करना, खाली करवाना मकान बेसिकली। तो जो मकान मालिक होता है वो किराएदार से कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पे खाली करवा सकता है कोई भी मकान, तो ये सेक्शन नंबर 9 में दे रखे हैं। आइए देखते हैं। टोटल इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 13 ग्राउंड दे रखे हैं। तो 13 जो ग्राउंड्स हैं टोटल इस पूरे सेक्शन से बता रखे हैं। तो 13 में से आप कोई से भी ग्राउंड को एज ए पिटिशन आप उस पर फाइल कर सकते हैं और आप जो मकान मालिक है वो किराएदार को उस किसी भी ग्राउंड पे एप्लीकेशन फ़ाइल करके खाली करवा सकता है। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 9 में उन्होंने ये लिखी है कि चाहे किसी भी लॉ में कोई भी बात लिखी हो या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें आपने कोई भी बात लिखी हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे 13 ग्राउंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाले हैं। मतलब अगर आपने कोई ऐसी बात लिखी है जो यहाँ 13 ग्राउंड्स दे रखे हैं उसमें से कोई बात उसके अगेंस्ट में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड्स दे रखा है कि अगर आप 4 महीने का किराया नहीं देते हैं तो जो बेदखल आपको किया जा सकता है, आपके लिए पिटिशन फाइल की जा सकती है रेंट ट्रिब्यूनल में कि इन जो किराएदार हैं इनको मेरे घर से खाली करवाया जाए क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, रेंट जो है इनका नहीं दिया है। तो अगर आप मान लीजिए एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में ये लिख लेते हैं कि अगर मैं आपको 5 महीने का रेंट नहीं दूंगा तो ही आप मुझे घर से निकाल सकते हैं, 5 महीने का रेंट अगर नहीं दूंगा तो ही। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेरी हो रही है बात, क्योंकि यहाँ 4 महीने लिखा है, आप एग्रीमेंट में 5 महीने लिख लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसको माना नहीं जाएगा। 4 जो महीने वाली बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है उसको प्रिवील किया जाएगा, उसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। तो लिखा हुआ है चाहे किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं आपको उनको फॉलो करना है जब भी आपको किसी भी जो किराएदार है उसको बेदखल करवाना है किसी भी जगह से। अब बात आती है कि जो सेक्शन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। तो मैंने आपको जब सेक्शन नंबर 3 बताया था, सेक्शन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 3 की बात नहीं कर रहा, मैं सेक्शन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। सेक्शन नंबर 3 जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ये बताया था कि जो सेक्शन नंबर 3 के अंदर जो प्रीमाइसेस दे रखे हैं, जो जगह दे रखी है, जो जगह के बारे में बात की हुई है, उन पे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो इविक्शन के ग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 9 में, जो बेदखली के जो ग्राउंड्स दे रखे हैं, ये जो सेक्शन नंबर 3 में जो प्रीमाइसेस है उन पे भी अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि एक चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है सेक्शन नंबर 9। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या ग्राउंड्स दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला ग्राउंड इसमें दे रखा है कि अगर जो किराएदार है वो मकान मालिक को 4 महीने का रेंट जो है, किराया है, वो नहीं देता है या फिर वो ऑफ़र भी नहीं करता। यहाँ पे जो टर्म लिखी है टेंडर द अमाउंट, नॉट टेंडर द अमाउंट, मतलब उसको ऑफ़र भी नहीं कर रहा है वो कि ये लीजिए 4 महीने का जो किराया है हर महीने का, ये आप ले लीजिए। तो 4 महीने तक अगर वो कंटिन्यूस ये काम करता है तो वो पूरा अधिकार है मकान मालिक के पास, वो एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में, जो कि पूरी जो प्रोसीजर है इसकी सेक्शन नंबर 15 में बता रखी है। तो इस वीडियो के बाद सेक्शन नंबर 15 जो है वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 15 में पूरी प्रोसेस बता रखी कि कैसे कैसे एप्लीकेशन फ़ाइल होगी, कितने समय में आपको अपनी बात रखनी है, सामने वाली पार्टी को रखने में कितना समय दिया जाएगा, वो सारी सेक्शन नंबर 15 में अपन जब बात करेंगे, जब देखते हैं। तो इसमें है कि 4 महीने तक आपने पेमेंट नहीं किया है, ना तो आपने पेड किया है मतलब किराया नहीं दिया है, ना फिर आपने टेंडर्ड किया है। टेंडर का मतलब होता है ऑफ़र किया है, आपने ऑफ़र भी नहीं किया है, तो किराएदार ने ऑफ़र भी नहीं किया है मकान मालिक को पैसे देने के लिए। इसमें आगे ये लिखा हुआ है, प्रोवाइज़ो है इसमें, कि ये जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल नहीं होता है जब तक कि मकान मालिक किराएदार को कोई एक बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी ना दे दे, जो कि हमने सेक्शन नंबर 5 में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 5 में हमने ये बात पढ़ी थी कि मकान मालिक की जिम्मेदारी है वो किराएदार को एक बैंक अकाउंट बताए उसी म्यूनिसिपल एरिया का, जिस जगह का आप जगह दे रहे हो, जहाँ पे आपके किराए पे आपने जगह दी है, जो घर दिया है, उसी म्यूनिसिपल एरिया का, उसी पंचायत, उसी नगर पालिका, उसी नगर परिषद जो है, उसी जगह का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी बैंक का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो आपने मकान दिया है वो तो जयपुर में दिया है और जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपका कोटा का है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी एरिया का होना चाहिए। तो अगर आपने वो नहीं दे रखा है, और दूसरा, या फिर आप या तो ओरली भी बता सकते थे, और अगर ओरली नहीं बताया तो आपको उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से जो भेजना चाहिए था, जो सेक्शन नंबर 5 में पूरी बात हो रखी है, ये अगर नहीं किया है तो ये ग्राउंड एप्लीकेबल नहीं होगा 4 महीने वाला। आपको उसको बताना पड़ेगा एक अकाउंट नंबर जिससे वो रेंट उसको अकाउंट में डाल सकता था।
दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि पिटिशन जो है फाइल नहीं होगी इस ग्राउंड पे, जो 4 महीने वाला ग्राउंड है इस ग्राउंड पे फाइल नहीं होगी अगर जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को, जो मकान मालिक है वो किराएदार को पहले एक नोटिस ये ना दे दे और नोटिस में ये लिख के ना दे कि अगर तुमने 30 दिन के अंदर अंदर किराया मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल करूँगा, बेदखल करने का, तुमको भगाने का, तुमको जगह खाली करवाने के लिए मैं केस फाइल करूँगा। तो आपको क्या करना है, मतलब 4 महीने का आपका रेंट नहीं मिला है, उसके बाद आपको पहले एक नोटिस देना है, जो किराएदार है उसको आप एक नोटिस देंगे, उसमें लिख के देंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको ये नोटिस मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको मुझे जो किराया है वो देना है। अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपके ख़िलाफ़ एक सूट फाइल करूँगा, एक पिटिशन फाइल कर दूँगा जो रेंट ट्रिब्यूनल फाइल होगी। सो ये है पूरी बात। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, रेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेंडर्ड व्हेन सेम इज़ रिमिटेड थ्रू मनी ऑर्डर टू द लैंडलॉर्ड बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग द सेम। इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो रेंट दिया जा रहा है या ऑफ़र किया जा रहा है वो या तो रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट कर दिया जाए या फिर उस मनी ऑर्डर के द्वारा लैंडलॉर्ड के पास भिजवा दिया जाए। या तो लैंडलॉर्ड के द्वारा मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दो, या फिर जो रेंट अथॉरिटी बनी हुई है, जो सेक्शन नंबर 22A के अंदर जो एक अथॉरिटी अपॉइंट हुई है, जो एक अथॉरिटी होती है बेसिकली सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है आपके एरिया का, आपके डिवीज़न का, वो रेंट अथॉरिटी होती है, उसके पास रेंट अथॉरिटी की पावर होती है। तो उसको भी आप जमा करा सकते हैं अगर इस तरह का कोई इशू है, मकान मालिक ले नहीं रहा है आपसे किराया, तो इस तरह के इशू में आप उनके पास भी जमा करा सकते हैं। बी पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसमें आता है, पहला ग्राउंड 4 महीने वाला रेंट हो गया, 4 महीने तक रेंट नहीं दिया। दूसरा ग्राउंड आता है, टीनेंट विलफुली कॉज्ड और परमिटेड टू बी कॉज सब्सटेंशियली डैमेज टू द प्रीमाइसेस। टीनेंट या तो खुद प्रीमाइसेस को कोई नुकसान पहुंचाए, जो जगह दे रखी है उसमें कोई तोड़फोड़ करता है, उसकी जो वैल्यू है जिससे तोड़फोड़ से कम हो जाती है, या फिर परमिट करता है किसी को, मतलब ये थर्ड पार्टी को परमिट कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को आके कह रहा है, दूसरे व्यक्ति के पास जा कह रहा है कि ये जो मैंने किराए पे ले रखा है तुम इसमें तोड़फोड़ करो थोड़ी, और जिससे इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हो सके। तो वो खुद करता है या परमिट करता है किसी को, तो ये है दूसरा ग्राउंड, जिससे सब्सटेंशियली डैमेज हो सके, किसी को नुकसान पहुंच सके जो मकान मालिक है उसको। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, जो थर्ड पॉइंट है वो बात करता है जो टीनेंट है लैंडलॉर्ड की, जो किराएदार है मकान मालिक की, बिना लिखित परमिशन, लिखित में उसके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है, बिना रिटर्न परमिशन के वो कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है, कोई भी बिल्डिंग या कोई दीवार या कोई डेवलपमेंट करता है उस एरिया में, तो ये भी ग्राउंड बन जाएगा इविक्शन का। इस ग्राउंड पे भी मकान मालिक किराएदार को खाली करवा सकता है। चौथा ग्राउंड है, लैंडलॉर्ड हैज़ क्रिएटेड न्यूसेंस और हैज़ डन एनी एक्ट जो इनकंसिस्टेंट है फॉर द पर्पस ही वॉज एडमिटेड टू टीनेंसी, और जिससे एडवर्सली इंटरेस्ट अफेक्ट होगा या सब्सटेंशियली इंटरेस्ट अफेक्ट होगा लैंडलॉर्ड का। कहना चाह रहा है कि जो किराएदार है वो न्यूसेंस क्रिएट करता है। न्यूसेंस बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप जहाँ रह रहे हैं आपके आसपास रहने वाले लोगों को आप परेशान कर रहे हैं किसी भी कारण से, आप तेज़ गाना बजा रहे हैं रात को 12 बजे, तो ये एक परेशानी का कारण है। या फिर यहाँ लिखा है कि जिस पर्पज़ के लिए हमने दिया था उस पर्पज़ को आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि आप सिर्फ 2 जने ही रहेंगे इस जगह, लेकिन आप 4 जने रह रहे हैं वहाँ पे, तो ये जो पर्पज़ है 2 जने रहने वाला आप ये पूरा नहीं कर रहे हैं, आप इसमें एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो मकान मालिक है उसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। उसका इंटरेस्ट कैसे इफेक्ट हो रहा है, अब वो फर्दर अगर किसी और को किराए पे देना चाहे तो आस पड़ोस वाले भी शिकायत करेंगे कि आप इसको किराए पे मत दो, और आप जहाँ रह रहे हैं वो आपके लिए भी शिकायत की जाएगी कि इनको किराए से खाली करवाओ। दूसरा, अब जब वहाँ पे किसी और को किराए को नहीं देने देंगे आपके जो पड़ोसी हैं, तो आपके पैसे की कमी आएगी, तो लैंडलॉर्ड को कुल मिला के नुकसान अगर कोई भी हो रहा है तो ये भी एक ग्राउंड है। तो इसमें पहली जो चीज़ है, एक तो ये कि आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो जिससे नुकसान हो, या फिर जिस पर्पज़ के लिए दिया था, इसमें 2 ग्राउंड है। तो पहला तो न्यूसेंस है, दूसरा ये कि जिस पर्पज़ के लिए आपने दिया था वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं हो रहा है वहाँ उस प्रीमाइसेस में, तो आप बिल्कुल खाली करवा सकते हैं। 5वां ग्राउंड आता है, टीनेंट हैज़ असाइंड सबलेट और अदरवाइज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। टीनेंट ने क्या किया है, जो कमरा है उसको किसी और को किराए पे दे दिया। मतलब मैं मकान मालिक था, मैंने किसी थर्ड पर्सन, मैंने किसी व्यक्ति जो है उसको किराए पे दिया, तो बी पर्सन जो है उनको मैंने किराए पे दिया मेरा घर। बी पर्सन ने भी उस जगह को किराए पे दे दिया सी व्यक्ति को, जो थर्ड पर्सन है उनको किराए पे दे दिया। तो मतलब किराएदार मैं होना, मतलब मकान मालिक मैं हूँ,
बी खुद को किराएदार मानते हुए किसी और व्यक्ति को वो किराए पे ज़मीन दे रहा है, जो जगह दे रहा है, तो ये भी एक ग्राउंड है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इट इज़ एस्टेब्लिश दैट सम पर्सन अदर देन द टीनेंट एक्सक्लूसिव पोजीशन में है, तो ये माना जाएगा कि वो टीनेंट ने सबलेट कर दिया है। बेसिकली कहना चाह रहा है, अगर मकान मालिक देखता है कि जिसको मैंने किराए पे मकान दिया था वो व्यक्ति तो वहाँ नहीं रह रहा है, कोई और ही व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, तो ये माना जाएगा कि जो किराएदार है उसने मकान किसी और को दे दिया है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मकान मालिक के जो बेटे हैं या पत्नी हैं या जो भी हैं, अगर जो मकान मालिक ने किराएदार के जो स्पाउस है, जो पत्नी है या बेटे या मदर फादर हैं वो रह रहे हैं, आप उनको देख के आ जाओ और कह दो कि इसने तो किसी और को दे दिया। वो नहीं कहना चाह रहा, कहना ये चाह रहा है कि जिस पर्सन को दिया था उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके अलावा आप किसी और व्यक्ति को देखते हैं जिसको आपने किराए पे नहीं दिया है। क्योंकि आप जब किराए पे देते हो तो आप पूछते हैं कि कितने लोग घर में रहेंगे, कौन कौन है आपकी फैमिली में जो यहाँ रुकेगा, तो ये सारी बातें आपको पता होती है। और अगर कोई और पर्सन आपको नज़र आ रहा है तो ये ऐसा माना जाएगा कि उसने सबलेट कर दिया, उसने किसी और को किराए पे दे दिया है, किराएदार ने भी। तो किराएदार का भी ये किराएदार हो गया एक तरह से। तो इस ग्राउंड पे भी इविक्शन किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है। छठा ग्राउंड इसमें दिया हुआ है कि टीनेंट जो है वो रिनाउंस करता है कैरेक्टर लैंडलॉर्ड का। मतलब कहना चाह रहा है कि टीनेंट लैंडलॉर्ड से ये कह दे, किराएदार जो है वो ये कह रहा है मकान मालिक से कि तुम तो इस जगह के मकान मालिक हो ही नहीं, ये तो किसी और का मकान है, ये तो तुम्हारे भाई का मकान है, तुम्हारे नाम पे ये मकान नहीं है, तुम हो ही नहीं इसके मकान मालिक, तुमको मैं किराया क्यों दूँ, या फिर तुम मकान मालिक नहीं। तो वो अगर रिनाउंस करता है कैरेक्टर, जिसने आपको मकान दिखाया, जिसने आपको बताया, आप उसी से कह रहे हो कि तुम मकान मालिक नहीं हो, तो ये भी ग्राउंड है एविक्शन का, आपको खाली करवाया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है, जो छठा पॉइंट है इसमें ये भी है कि जो मकान मालिक जो है जिसने आपको किराया जो कमरा दिखाया था किराए पे, वो ही उसका एक्चुअल ओनर होना चाहिए। ये नहीं कि वो उसका एक्चुअल ओनर है नहीं है, उसने गलती से दिखा दिया किसी और का। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, किराएदार ही किसी और को, थर्ड पर्सन को बता दे ये मेरा मकान है देख लीजिए, तो वो एक्चुअल में मकान मालिक नहीं है, वो किराएदार था उस जगह और उसने किसी और को किराए पे बता दिया, तो वो तो एविक्शन का ग्राउंड है ही है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि आप एक्चुअल ओनर हो और आपको ओनर को ही वो ओनरशिप जो आपकी डिनाई कर रहा है कि आप इसके मकान मालिक नहीं हो, आप इस जगह के, तो भी एविक्शन का ग्राउंड है। सातवां पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रीमाइसेस जो है आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया था लेकिन कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने रहने के लिए प्रीमाइसेस दिया कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, कोई मना नहीं, लेकिन आप उसको किसी व्यापार में काम में ले रहे हैं उस जगह को, आप वहाँ पे कोई दुकान खोल ली आपने उस जगह, तो ये जो काम आप कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए भी आपको इविक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपने पर्पज़ चेंज कर दिया, आपने रेजिडेंशियल से कमर्शियल पर्पज़ पे आ गए। अगला पॉइंट है 8वें नंबर का, प्रेमाइसेस लेट आउट टू द टेनेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़ बाय रीज़न ऑफ हिज बीइंग सर्विस इन द एम्प्लॉयमेंट, और टेनेंट है हो गया है वो सीज़ हो गया सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। कहना चाह रहा है कि जो किराएदार था आपने उसको मकान इसलिए दिया था क्योंकि उसकी एक नौकरी है, वो किसी जगह कार्य करता है, तो आपको लगा कि ये जब तक कार्य कर रहा है तब तक के लिए मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ रहने के लिए। अब जो किराएदार है वहाँ पे वो कार्य करना बंद कर देता है, वो उस जगह कार्य नहीं कर रहा है, तो जिस जगह उसका काम नहीं है, जहाँ पे वो कार्य नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पे भी किराएदार से वो जगह खाली करवाई जा सकती है कि अब आपका यहाँ पे, आपको जो हमने जगह दी थी वो इसलिए दी थी क्योंकि आप यहाँ पे काम करेंगे, अब आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। जैसा कि जनरली होता है कि आप जैसे मान लीजिए किसी होटल में काम करने जाते हैं, तो होटल में जब काम करने जाते हो तो होटल वाले आपको जगह देते हैं किराए पे कि ये आप नॉमिनल यहाँ पे हम रेट लेंगे, ये आप किराए पे आप यहाँ पे रह लीजिए। अब आप वहाँ होटल पे काम करना ही बंद कर देते हैं तो वो होटल वाले आपको उस जगह थोड़ी रखेंगे, आपसे कह देंगे अब आप होटल में काम नहीं कर रहे तो आप जाइए, बिल्कुल लॉजिकल बात है ये। अगला ग्राउंड 9वें नंबर का है कि premises are required reasonably and bona fide by the landlord for the use and occupation of himself or his family or for use and occupation of any person for whose benefit the premises are held। कहना चाह रहा है कि जो premises है, जो जगह है, वो bona fidely, मतलब ऐसा जो मकान मालिक है उसको पूरा विश्वास है कि ये अब जो जगह है ये मेरे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे काम की है, तो अब मुझे इस जगह की आवश्यकता है, मैं इसको और किराए पे नहीं दे सकता। ऑल्दो मैंने किराए पे दे रखी थी लेकिन अब किराए पे मुझे देना ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरी आवश्यकता के लिए ज़मीन हो गई है, जगह मुझे चाहिए, मेरा परिवार बढ़ गया है, तो आप इस ग्राउंड पे भी बेदखल करने की एप्लीकेशन जो है पिटीशन लगा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें कि अगर आपको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप जगह खाली करवा लीजिए और जगह खाली हो जाती है तो टेनेंट जो है वो छोड़ के चले जाता है आपकी जगह क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो
3 साल तक आप वापस उस जगह को किराए पे नहीं दे सकते। अगर आप वापस 3 साल के अंदर अंदर किराए पे दे देते हैं तो जो पर्सन खाली करके गया है ये उसका अधिकार है, उस किराएदार का वापस अधिकार बन जाता है कि वो वापस उस जगह आके रह सकता है। उसके लिए वापस उसको एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी और जो प्रोसीजर फॉलो होगी वो सेक्शन 16 के हिसाब से प्रोसीजर फॉलो होगी। तो सेक्शन 16 की जो वीडियो बनी है आप उसको देख सकते हैं। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है 10वें नंबर का ग्राउंड कि टेनेंट ने या तो कोई जगह बना ली है या कोई जगह एक्वायर कर ली है, मतलब दूसरी जगह उसने किराए पे ले ली है या खुद ने उसका घर बना लिया है किराएदार ने ही, तो इस ग्राउंड पे भी आप उसको खाली करवा सकते हैं। सो ये है 10वें नंबर का ग्राउंड। 11वें नंबर का ग्राउंड ये कहता है कि प्रीमाइसेस जो है उसको आपने जिस पर्पज़ के लिए दिया था उसका इस्तेमाल 6 महीने से हो ही नहीं रहा है। आपने मान लीजिए मकान मालिक ने किराए पे वही अपना घर दिया, अब आपने जिस पर्पज़ के लिए दिया कि आप यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति रह ही नहीं रहा है, 6 महीने से ताला लगा हुआ है। ऑल्दो आपको किराया तो पूरा आ रहा है लेकिन फिर भी 6 महीने तक अगर कोई वहाँ पे नहीं रह रहा है तो आप यहाँ पे आपके पास राइट है कि आप उसको बेदखल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में। उसके बाद 12वें नंबर का ग्राउंड है कि लैंडलॉर्ड हैज़ रिक्वायर्ड बाय एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ टू अबेट द ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रीमाइसेस। आपके प्रीमाइसेस में 10 लोग रह रहे हैं जिसमें से 8 मेंबर आपकी फैमिली के हैं और 2 मेंबर किराएदार रख रखे हैं आपने, 2 जो अदर मेंबर हैं जो किराए के आपने उनको जगह दे रखी। लेकिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि इतने बाई इतने का जो मकान है जिसकी इतना एरिया है उसमें सिर्फ 8 लोग ही रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से उसको किराएदारी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ग्राउंड है एविक्शन का, तो इसमें आप ग्राउंड है तो आप बिल्कुल खाली करवा सकते हैं। लास्ट 13वें नंबर का ग्राउंड है जिस पे हम आ चुके हैं, जो बात करता है कि लैंडलॉर्ड रिक्वायर्ड द प्रीमाइसेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क। मतलब वो कोई काम करवाना चाहता है एट द इंस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इन परसुएंस ऑफ इम्प्रूवमेंट स्कीम और डेवलपमेंट स्कीम। वो कोई डेवलपमेंट या कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहता है उस बिल्डिंग में, उस प्रीमाइसेस में, तो भी वो खाली करवा सकता है। दूसरा, प्रीमाइसेस जो है वो अनसेफ है और अनफिट है अब ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। मतलब वहाँ पे कोई व्यक्ति रह नहीं सकता और वो सेफ़ नहीं है उनके लिए, और वो अनफिट है, वो फिट नहीं है, वो फिट स्टेट में नहीं है, उसकी दीवार कभी भी गिर सकती है। तो इस पर्पज़ के लिए भी वो कह सकता है कि आप खाली कर दीजिए, मैं यहाँ पे मरम्मत कराना चाहता हूँ। तो ये भी ग्राउंड है खाली कराने का, एविक्शन का। तो ये हैं टोटल 13 ग्राउंड जो सेक्शन नंबर 9 में दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो प्रोसीजर है कैसे खाली कराना है वो सेक्शन नंबर 15 में दे रखी है। तो सेक्शन नंबर 15 की आप वीडियो जाके देख सकते हैं जो कि प्रोसीजर की बात करता है। थैंक यू।